Very good morning, my dear students, and welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक का ये बेस है, क्योंकि आज मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूँ डीसी मोटर। आज हमें डीसी मोटर करनी है, तो डीसी मोटर का ये एक प्रिंसिपल है जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। हमें पता है कि अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखता हूं तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है। अब उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स कैसे लगता है, ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, वो हम अपनी आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी आई से? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर ये कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रहा है, बताया था सही, यस और नो। अगर ये कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रहा है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अगर ये ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस कट कर रहा है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। कम मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कम होता चला जाएगा। और अगर इससे एक भी लाइन कट नहीं हो पा रही तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि हम सोचते हैं, जैसे कि मेरे पास रिप्लाई क्या आया था, कि जब हम इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरसेक्ट करेगा, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा तो इस पे फोर्स लगेगा। तो ध्यान रखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें हमेशा बनेगा, लेकिन अगर कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं कंडक्टर को ऐसे रख दूंगा मैग्नेटिक फील्ड में तो अब इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। अगर इसमें करंट है, बस ये चेक कर लेना कि मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल या करंट अगर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के या एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इनके ऊपर फोर्सेस नहीं लगेंगे। तो फोर्स कब लगेगा? जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा। ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा। कम मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा तो कम फोर्स लगेगा। जैसे जैसे ये धीरे धीरे एंगल बनाएगा, मैग्नेटिक लाइंस कट होनी शुरू हो जाएंगी। जब ये ऐसे हो जाएगा 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब मैक्सिमम फोर्स लगेगा। फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें बताया था बेटा, जो फोर्स का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? BIL sin थीटा बताया था। से यस और नो किया था ना ये? यस सर। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास थीटा 90 डिग्री का होगा तो sin 90 मैक्सिमम हो जाता है 1, तो फोर्स कितना हो जाएगा? BIL। B क्या होता है यहाँ पर? B होता है मैग्नेटिक फील्ड जो हम प्रोवाइड करते हैं, I करंट होता है जो कंडक्टर में से पास हो रहा होता है, L लेंथ होती है कंडक्टर की, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और sin थीटा जो होता है ये एंगल होता है। किस किस के बीच में एंगल होता है? ध्यान रखना, ये एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और लेंथ के बीच में। करंट के बीच में कोई एंगल नहीं होता, लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये बेटा कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। वो कंसेप्ट हमारा बिल्कुल ओके है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो कंसेप्ट गलत है, वो कंसेप्ट बिल्कुल ओके है कि अगर हम एक कंडक्टर में से करंट को पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस मैग्नेटिक लाइंस के साथ इंटरसेक्ट करेगा और फोर्स लगेगा। लेकिन कुछ बाद में फॉर्मूलाज आए थे सामने कि कब फोर्स ज्यादा लगेगा, कब फोर्स कम लगेगा और कब फोर्स जीरो हो जाएगा। तो हमें पता चला कि जब मैग्नेटिक लाइंस मैक्सिमम इंटरसेक्ट हो रही होती है तो फोर्स मैक्सिमम होता है, जब मैग्नेटिक लाइंस कम इंटरसेक्ट होती हैं तो फोर्स कम हो जाता है, जब मैग्नेटिक लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं, तो फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है सबको? से यस और नो? अगर इस कंसेप्ट में अभी डाउट है तो यही पूछ लो। यस सर। ठीक है, चलिए, क्योंकि यही चैप्टर होता है जो बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, बाकी 10th की फिजिक्स में इतना कुछ है नहीं है।
तो ये चैप्टर थोड़ा सा अलग सा चैप्टर लगता है सबको। चलिए अब इतना काम अगर हमने कर लिया तो बेटा डीसी मोटर का ये प्रिंसिपल है, जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर का यही प्रिंसिपल है कि अगर तुम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और अगर वो कंडक्टर तुम मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे रखते हो तो फोर्स मैक्सिमम लगता है, और अगर उस कंडक्टर को तुम धीरे धीरे एंगल कम या ज्यादा करते हो तो फोर्स भी कम या ज्यादा होता है। चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, फिर आगे पढ़ते हैं। डीसी मोटर नोट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, शायद तुमने बना भी लिए होंगे नोट्स, तो ठीक है, एक वीडियो में मैंने लिख दिए हुए थे। तो अब उसके अंदर बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन मैं जब तुम पढ़ोगे ना उसको समझ तभी आएगा जब तुम आज वाला टॉपिक यहाँ पर समझ लोगे, ठीक है। और जो मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊंगा, जो मैं तुम्हें यहाँ पर समझाऊंगा, बस उसी को मैंने वहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है और सिंपल अपनी लैंग्वेज में वो तुम्हें आंसर मिलेगा डीसी मोटर का। डायग्राम तुम बिल्कुल ऐसे जैसे बनाओगे जो मैं बना रहा हूँ, कभी भी सिंगल डायग्राम नहीं बनाना पेपर में। अगर डीसी मोटर आती है डबल डायग्राम बनेगा, 2 डायग्राम्स बनेंगे डीसी मोटर के। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 2 डायग्राम्स क्यों बनेंगे, ठीक है। लेट्स सी बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो। चलिए मुझे फटाफट से बताइएगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द डीसी मोटर। हरियम, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द डीसी मोटर? नहीं पता? अभी समझाया प्रिंसिपल मैंने। जब भी हमें करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, यही प्रिंसिपल है डीसी मोटर का। चलिए पहले देखते हैं बेटा, जो डीसी मोटर है ये डायरेक्ट करंट में चलने वाली मोटर है, अल्टरनेटिंग करंट पे नहीं चलेगी, डीसी करंट पे चलेगी। मोटर का मतलब क्या होता है? मोटर का मतलब होता है इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। ठीक है, डीसी मोटर क्या है? मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। चलिए अब इसका थोड़ा सा सेटअप बनाते हैं। तुम भी मेरे साथ साथ बनाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, समझ में आएगा तुम्हें। अब अगर तुम इसके नोट्स चेक करोगे ना बेटा, तो नोट्स में तुम्हें कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ मिलेगी, वर्किंग मिलेगी, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स यूज हो रहे हैं सब कुछ मैंने लिखा होगा, डेफिनेशन मिलेगी, प्रिंसिपल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। प्रिंसिपल क्या होगा इसका एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ, दोबारा से बहुत बार बता दिया, फिर एक बार और। प्रिंसिपल इसका होगा whenever we place the current carrying conductor in the external magnetic field, it will experience force. Okay, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं डायग्राम नंबर 1, यहां पर मैं बता रहा हूं डायग्राम नंबर 2। बेटा तुम्हें ये दोनों डायग्राम बनाने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, समझ लीजिएगा एक बार कि इन डायग्राम को बनाना कैसे, ठीक है। चलिए डायग्राम 1 एंड डायग्राम 2। सर अगर ये क्वेश्चन आए कि will the force be exerted on the conductor if current is passed through it, तो ये true होगा false होगा? Force is exerted on the conductor, आगे if current is passed through it, ट्रू होगा। कंडक्टर किस में प्लेस है? मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है ना। ये लिखा नहीं हुआ तो सिर्फ ये लिखा है कि करंट पास है उसमें से। मैग्नेटिक फील्ड तो होना जरूरी है बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तब फोर्स थोड़ी ना लगेगा। अब हमारे पास एक वायर है, ठीक है, वायर इज आल्सो कंडक्टर। अगर मैं उसमें से करंट पास करता हूँ तो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा, लेकिन उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स कब लगेगा? जब मैं उस वायर को किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में जाके रख देता हूँ। पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. तो क्वेश्चन को एक बार देख लो, अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड मेंशन है तो लगेगा, अगर नहीं है मेंशन तो नहीं लगेगा। ओके Okay, sir.
चलिए बेटा देखिए डायग्राम समझते हैं थोड़ा सा। ये मैंने पोल्स ले लिए हैं, मुझे पता है कि मेरा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने पोल बनाया। मुझे पता है कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाता है, नॉर्थ से साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। चलो इसे सेंटर में बना देता हूँ, मैं गलती करता हूँ एक बार यहाँ। चलिए इतना समझ आ गया। यस। अब हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर एक लूप लगानी है। लूप को बोलते हैं कॉइल, आर्मेचर। ये कोई भी हो सकती है, डायग्राम में मैंने पता नहीं है, मुझे अब इतना याद नहीं है कि ए बी सी लिखा हुआ है या पी क्यू आर लिखा हुआ है, वो देख लेना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे पी क्यू आर ले लेता हूँ या ए बी सी ले लेता हूँ, क्योंकि आर फिर रिंग में भी आ जाएगा। ए बी सी डी। चलिए अब ये मैंने कॉइल ली है। अब ये कॉइल इसमें है, मैग्नेटिक फील्ड में है। इतना काम चाहो तो तुम डायग्राम में भी कर सकते हो। नॉर्थ साउथ जितना काम हम डायग्राम में कर सकते हैं, कॉइल बना सकते हैं। लेकिन इस कॉइल को अभी नेमिंग मत करना, इसकी तो नेमिंग कर दी ए बी सी डी। अब बेटा क्या करना है हमने, अब हमको यहां पर ध्यान से देखना थोड़ा सा क्लियरली, यहां पर हमें एक लगाना है रिंग। ये दो रिंग लगाने हैं बेटा यहां पर ऐसे, ये दो रिंग्स लगेंगे, ठीक है। और ये बनेंगे ब्रश। अभी समझा रहा हूं नॉर्मली। B1 B2 स्विच, ये हो जाएगा S1 S2। ये है बेटा यहां पर कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। चलिए अब देखिएगा, जूम कर दिया मैंने। चलिए कार्बन ब्रशेस आ गए, स्प्लिट रिंग्स आ गए। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत क्लियर है। देखो डीसी मोटर को समझना मुश्किल नहीं है, एसी जनरेटर में फिर भी एक स्टेप आगे होता था, वो हमारा ऑलरेडी सिलेबस में नहीं है। तो डीसी मोटर को समझना बहुत इजी है, अगर तुम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगाओ। हमने क्या किया, हमने एक कॉइल ली है ए बी सी डी, उस कॉइल के जो दो एंड हैं, उन दो एंड के साथ हमने क्या किया, लाइक दिस, ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, उस एंड के साथ एक रिंग जोड़ दिया, इस एंड के साथ एक रिंग जोड़ दिया। जैसे एक कॉइल होती है ना, जैसे मान लो रिंग का मतलब क्या हुआ, और रिंग का नाम क्या रखा, देखो ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये एक रिंग है, दिस इज द वन रिंग। मैंने इस रिंग के दो पीस कर दिया, हाफ कर दिया इधर, हाफ कर दिया इधर, तो दैट मींस मैंने इस रिंग को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, हाफ इस रिंग को, जो हाफ रिंग है, जो सेमी सर्कल बचा, उस सेमी सर्कल को एक एंड पे लगा दिया और नेक्स्ट सेमी सर्कल को इस एंड पे लगा दिया। तो दैट मींस सिंगल रिंग को मैंने क्या किया, सिंगल रिंग को मैंने स्प्लिट किया, तो इसलिए इनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स।
ये पॉइंट क्लियर हुआ? स्प्लिट रिंग्स वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, एक ही रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करके हाफ हाफ को एक एक आर्म में नीचे कनेक्ट कर दिया, वेल्ड कर दिया। अगर मैं कॉइल को घुमाऊंगा, अगर मैं कॉइल को रोटेट करूंगा अबाउट इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस के चारों तरफ अगर उसे रोटेट करूंगा तो क्या होगा, ये रिंग भी उसके साथ रोटेट हो जाएगी। क्यों रोटेट हो जाएगी? क्योंकि रिंग कॉइल के साथ जुड़े हुए हैं, फिक्स हैं। ये जो रिंग है ये रिंग कॉइल के साथ फिक्स है। ठीक है, अब दूसरी बात देखना बेटा, जो ब्रशेस हैं, ये ब्रशेस कार्बन के होते हैं। और कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है कार्बन में? क्योंकि कार्बन एक बैड कंडक्टर भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर होता है, लेकिन नॉन मेटल होता है कार्बन, नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बट यहाँ पर हम कार्बन में यूज करते हैं ग्रेफाइट को। अब हम सबको पता है ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट, पता है सबको? जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और साथ ही साथ नॉन मेटल भी है। और दूसरा उसके अंदर जो एडवांटेज है वो ये है कि वो जो कार्बन का ब्रश है वो इस रिंग के साथ टच में रहता है, फिक्स नहीं किया हुआ, सिर्फ उसको टच किया हुआ है। ठीक है, अगर टच करूंगा मैं किसी चीज के साथ किसी रिंग को, तो क्या होगा, वो उसके बीच में फ्रिक्शन होगी, और फ्रिक्शन होने के कारण वो चीज को रोक लेगा। जैसे हमारी व्हीकल्स की ब्रेक्स होती हैं, ब्रेक्स क्या होती हैं, जो ड्रम होता है हमारे व्हीकल का, बाइक का, एक्टिवा का, उस ड्रम पे वो लेदर टच होता है, और टच होते ही उसको क्या करता है, रोक लेता है ड्रम को, मतलब ब्रेक्स अप्लाई हो जाती हैं। तो ये कार्बन ब्रश जब इस रिंग के साथ टच करेगा तो इस रिंग को घूमने से, रोटेट होने से रोक ना ले, इस रिंग को रोटेट होने से वो रोक ना दे। इस कारण से क्या होगा, इस कारण से हम यहाँ पर यूज करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर बेटा फ्रिक्शन मिनिमम होती है। अगर तुम कॉपर के साथ चेक करोगे, कॉपर के साथ मिनिमम फ्रिक्शन है ग्रेफाइट की। इवन टू इवन सर आपने विकास सर को लिंक सेंड कर दिया था? यस मैम, यस कर दिया था। उनका मुझे मिला नहीं है लिंक कहीं ग्रुप में। स्टूडेंट है मैम ग्रुप में ये तो मैंने चेक नहीं किया, बट मैंने जो 10C वाला लिंक था वही वाला लिंक मैंने विकास सर को सेंड कर दिया था। हाँ जी, बट उन्होंने ग्रुप में अपने उसमें ब्रॉडकास्ट में डाला नहीं हुआ। अब ये नहीं मैम मुझे पता, क्योंकि मैं भी रास्ते में था और आते ही मेरी क्लास स्टार्ट हो गई। मैम मुझे नेम से नहीं पता, चेक कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, आप कंटिन्यू करिए प्लीज, आप कंटिन्यू करिए। नहीं मैम 10th का स्टूडेंट नहीं है। ये स्टूडेंट्स चलिए दोबारा से रिज्यूम करते हैं यहीं पे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यस नाउ, अब ये ब्रशेस किसके बने हुए हैं बेटा? ये ब्रशेस कार्बन के बने हुए हैं, ग्रेफाइट के बने हुए हैं। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट एज ए लुब्रिकेशन यूज होता है। जहां पर जैसे हम किसी मशीन के अंदर हम ऑयल देते हैं, ऑयल क्या होता है, एक लुब्रिकेशन का काम करता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। लेकिन किसी किसी मशीन में हम ऑयल नहीं दे पाते, मशीन खराब हो जाती हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट पाउडर डाल देते हैं। ग्रेफाइट पाउडर को हम क्या मानते हैं? ड्राई लुब्रिकेशन। वो लुब्रिकेंट है लेकिन कैसा? ड्राई। ठीक है, अब ग्रेफाइट का एग्जांपल क्या है? जो हमारी पेंसिल का सिक्का होता है, लेड, वो हमारे लिए एक ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये सबको पता होगा। अब ध्यान रखना इस चीज का कि ये जो कार्बन का ब्रश इस कॉपर रिंग के साथ, इस मेटल की रिंग के साथ टच करेगा, वो इस रिंग को रोकेगा नहीं। क्यों? इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन मिनिमम है, बल्कि ये एज ए लुब्रिकेशन यूज होगा। इसके बीच में स्लिपरी होती है, ये उसको रोकेगा नहीं, फ्रिक्शन पैदा नहीं करेगा वहां पर। और दूसरा ये गुड कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा। तो मतलब हमारे लिए हर पॉइंट से ये सूटेबल है ग्रेफाइट कार्बन ब्रश। सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ ग्रेफाइट कार्बन ब्रश का? यस सर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि कार्बन ब्रश रिंग के साथ घूमता नहीं है।
कार्बन बस रिंग को टच करके रखता है। अगर यहाँ पर देखो S1 रिंग के साथ B1 ब्रश टच हो रहा है और अगर मैं इस कॉइल को घुमा दूं तो S2 इधर आ जाएगा, S1 इधर चला जाएगा, लेकिन B1 B2 अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। B1 B2 अपने सेम प्लेस पर रहेंगे, दे विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अगर ये अपनी पोजीशन नहीं बदलता तो सिर्फ रिंग चेंज हो जाएंगे। क्यों रिंग चेंज हो जाएंगे? क्योंकि रिंग किसके साथ कनेक्ट किए हुए हैं? रिंग को कनेक्ट किया हुआ है कॉइल के साथ, और अगर कॉइल ऊपर घूमेगी, कॉइल अगर रोटेट होएगी तो रिंग भी रोटेट होएगी। रिंग रोटेट होएंगे लेकिन कार्बन ब्रशेस रोटेट नहीं होंगे। हाँ, वो बात अलग है कि अभी B1 के साथ S1 टच हो रहा है, हाफ रोटेशन के बाद जब हाफ रोटेट हो जाएगी रिंग तो B1 के साथ S2 टच हो जाएगा और S1 चला जाएगा B2 के पास। रिंग चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, घूम जाएंगे, लेकिन ब्रशेस नहीं घूमेंगे। और ब्रशेस से तुमने एक्सटर्नल सर्किट जोड़ रखा है, अपने ब्रशेस के साथ तुमने अपना एक्सटर्नल सर्किट बना रखा है जिसमें एक बैटरी और स्विच लगाया हुआ है, ठीक है। अगर ब्रशेस भी घूमते तो तुम अपना एक्सटर्नल सर्किट कैसे बनाते? ब्रशेस घूमते रहते, जो भी तुमने वायर लगानी थी वो वायर सारी वायर क्या हो जाती? सारी वायर रस्सी बन जाती, उलझ जाती आपस में। तो वो वायर आपस में उलझे ना, ब्रेकेज ना हो उनके बीच में, तो हम ब्रशेस को स्टेशनरी रखते हैं। ब्रशेस को हमने मूव नहीं करना, सिर्फ ब्रशेस को कनेक्ट करके रखना है। किसके साथ? रिंग के साथ। कनेक्शन बना रहेगा लेकिन मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट सिर्फ रिंग्स का होगा। वो रिंग्स का क्यों मूवमेंट होगा? क्योंकि रिंग किसके साथ कनेक्ट है? कॉइल के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो अब मैं सेकंड डायग्राम कंप्लीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा सेकंड डायग्राम की तरफ देखना कि सेकंड डायग्राम को कैसे कंप्लीट करना है। वेट, देखिएगा बेटा, जब मेरी ये रोटेट होगी रिंग, ये रिंग रोटेट होगी तो मैं कहूंगा कि CD अब किधर आ गया? हाफ रोटेशन के बाद AB इधर हो गया, ठीक है। और S1 S2 भी घूम जाएंगे, S2 इधर आ जाएगा, S2 इधर आ गया, और S1 इधर आ गया। देखो रिंग हाफ रोटेट हो चुकी है, अगर बीच में कॉइल हाफ रोटेट हो चुकी है तो हाफ रोटेट होने पर क्या होगा कि जो S2 था वो भी अपनी डायरेक्शन बदल गया और S1 भी बदल गया। लेकिन ब्रशेस, ये ब्रशेस ये अभी भी B1 है और ये अभी भी B2 है। ब्रशेस में कोई चेंज नहीं आया। अब सेकंड डायग्राम समझ आया तुम्हें या नहीं आया? सेकंड डायग्राम समझ आया? ठीक है। रिंग रोटेट हुई, बीच में जो कॉइल है कॉइल रोटेट हो चुकी है। कॉइल रोटेट होने का क्या मतलब हुआ कि CD इधर आ गया, AB उधर चला गया। S1 S2 भी रोटेट हो गए लेकिन B1 B2 रोटेट नहीं हुए, वो अपनी पोजीशन पर फिक्स है, लेकिन वो टच हो रहे हैं। किसके साथ टच कर रहे हैं? कनेक्शन किसके साथ बनाया हुआ उन्होंने? रिंग्स के साथ, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये बेटा हमारा डायग्राम बनाने का एक मेथड है। इस चीज पर ध्यान देना, डायग्राम जब भी बनेंगे तो दो ही बनेंगे, ठीक है। ये बनता है स्टार्टिंग डायग्राम होता है, ये हाफ रोटेशन के बाद होता है। तो एक रोटेशन पूरी करता है कॉइल हमेशा अपने, ध्यान से देखना। ये इसका एक्सिस है जिसके चारों तरफ कॉइल को घूमना है। तो मैंने कहा कि कॉइल को एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज घूमेगी। कैसे घूमेगी कॉइल, या भाई हम देखते हैं। अब कॉइल कैसे घूमेगी इस पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। अब बस फंक्शन स्टार्ट हो गया, खत्म होने वाली है, डेरिवेशन हमारी खत्म होने वाली है। ये देखो, जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा, अब थोड़े से अलर्ट हो जाओ, और जैसे जैसे मैं रूल्स बोलता हूँ वो वाले रूल्स तुमने भी अप्लाई करने हैं, ठीक है। तुमने भी आंसर करना है मुझे। तो जैसे ही बेटा मैं स्विच ऑन करूंगा, इसका स्विच ऑन करते ही करंट फ्लो करेगा। अब B1 में करंट आएगा तो B1 तो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है? हम कहेंगे गुड कंडक्टर है। B1 से करंट S1 में आएगा, रिंग मेटल की रिंग है तो B1 से करंट पहुंचेगा S1 में, S1 से करंट किसमें आ जाएगा? ये देखिए, ये करंट आना स्टार्ट हो गया।
अब इस आर्म के अंदर ए बी, अब बेटा ध्यान से देखना, ये वाली जो आर्म है क्या ये वाली आर्म हमारी मैग्नेटिक लाइन को कट कर रही है? से यस और नो? ये वाली ए बी आर्म मैग्नेटिक लाइन को कट कर रही है, तो इसके अंदर करंट भी है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? अगर फोर्स लगेगा तो मुझे जल्दी से बताइए कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ये बताओ, मैसेज करना। और कौन सा फॉर्मूला इस पे, कौन सा रूल अप्लाई करोगे जिससे फोर्स की डायरेक्शन पता चलेगी? कौन सा रूल लगाओगे इसके ऊपर, जल्दी से बताइएगा मुझे। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रूल? कौन सा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट्स अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कर लेंगे, सभी अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे। और लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करने का मतलब क्या हुआ? अब देखिए, फर्स्ट फिंगर से क्या पता चलता है? फर्स्ट फिंगर से पता चलता है फील्ड, इस फिंगर से पता चलता है करंट, सेंट्रल फिंगर, और थंब से पता चलता है फोर्स। तो मेरे पास फील्ड तो इधर है, नॉर्थ से साउथ, लेकिन करंट नीचे नहीं है, करंट ऊपर है, तो करंट को पकड़ के ऊपर कर दो। फील्ड अभी भी नॉर्थ से साउथ है, करंट अपवर्ड जा रहा है, अब थंब किधर जा रहा है? इनवर्ड। तो ये वाली जो आर्म है AB, जो AB साइड है इस कॉइल की, ये अंदर की तरफ जाएगी, ये ऐसे इनवर्ड। चलिए, अब BC कॉइल में क्या कोई फोर्स लगेगा? ये जो BC आर्म है, BC साइड है इस कॉइल की, क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल है, मैग्नेटिक लाइन को कट नहीं कर रहे। ठीक है, फिर जब करंट इस आर्म में आ जाएगा CD में, तो बताओ CD में क्या फोर्स लगेगा? CD में लगेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक लाइन को कट कर रही है। तो कैसे लगेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे की तरफ, ये बाहर की तरफ, तो CD आर्म को फोर्स मिलेगा बाहर की तरफ, आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो अब खुद देखो, ये वाली आर्म अंदर जा रही है, ये वाली आर्म बाहर आ रही है, जब ऐसे भी घूमेगी तो ये कॉइल घूम जाएगी। समझ आया? ये देखिए, ये एक कॉइल है, ये इसकी एक साइड है, एक ये साइड है। इस साइड को मैं अंदर की तरफ धक्का मारता हूँ, इस साइड को बाहर की तरफ, तो ये ऐसे घूम जाएगा लाइक दिस, हाफ रोटेशन हो गई। ठीक है, जो AB था वो इधर चला गया, जो CD था वो इधर आ गया। और अगर फिर से एक बारी और हाफ रोटेशन दे दूं तो फुल रोटेशन होगी, वन कंप्लीट रोटेशन होगी। तो मेरे को यहाँ पर दो डायग्राम बनाने होते हैं, एक स्टार्टिंग डायग्राम होता है, एक होता है आफ्टर हाफ रोटेशन। इस डायग्राम के ऊपर लिखेंगे, ये बेटा जो डायग्राम है ना, इसके ऊपर लिखेंगे आफ्टर हाफ रोटेशन। तो समझ आया मेरा डीसी मोटर का क्या काम होता है? मोटर के अंदर कॉइल को घूमना होता है। तो देखो, तुमने जैसे ही करंट पास किया, करंट पास करते ही ये कॉइल खुद पे खुद घूमने लग गई। क्यों घूमने लगी? जैसे इसमें से करंट पास हुआ, इस वाली आर्म में फोर्स लगा इनवर्ड और इस वाली साइड में फोर्स लगा आउटवर्ड, और ये रोटेट हो गई। ठीक है, ये रोटेट हो गई अबाउट इट्स एक्सिस। चलिए इधर आ जाते हैं, हाफ रोटेशन हो गई मान लो इसकी। हाफ रोटेशन के बाद CD इधर आ चुका है, AB इधर आ चुका है। ठीक है, S1 S2 भी चेंज हो चुके हैं। अब इसका स्विच ऑन है, करंट पास करो, B1 से करंट किस में आएगा? B1 से करंट किस में आएगा? B1 से करंट आएगा S2 में। पहले B1 से करंट किस में आया था? S1 में। अब B1 से करंट आएगा S2 के अंदर, S2 में करंट आएगा अपवर्ड, फिर ये इधर जाएगा। ठीक है, अब बताइए बेटा DC के अंदर क्या फोर्स लगेगा? कौन सा लगेगा? इनवर्ड लगेगा या आउटवर्ड लगेगा? चेक करके बताओ, इनवर्ड लगेगा। गुड, इस पे इनवर्ड फोर्स लगेगा। और उसके बाद करंट यहाँ पर जाएगा CB के अंदर, CB के अंदर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फिर करंट आएगा किसके अंदर?
ए बी ए के अंदर, क्या बी ए के अंदर फोर्स लगेगा? यस सर। तो बी ए के अंदर भी फोर्स लगेगा। तो बी ए के अंदर कैसा फोर्स लगेगा? आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड। इस पे भी आउटवर्ड फोर्स लगेगा, एक इनवर्ड लगा, एक आउटवर्ड लगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये कॉइल हाफ रोटेट तो हो ही चुकी थी, अब ये एक बार और रोटेट होकर कंप्लीट रोटेट हो जाएगी। अगर ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है, कंप्लीट रोटेशन करती है, तो हम कहेंगे कि अब ये लगातार कंटिन्यूअस रोटेट होती रहेगी जब तक इसमें करंट पास होता रहेगा। तो मोटर बन गई। मोटर का काम क्या होता है? बस घूमते रहना। मोटर के अंदर क्या किया होता है? ध्यान से देखना। मोटर के अंदर दो काम किए होते हैं। एक तो मैग्नेट्स लगी होती है, ठीक है, ये मैग्नेट्स लगी होती है मोटर के अंदर। कौन सी टाइप की मैग्नेट होती है ये भी अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा। परमानेंट मैग्नेट्स नहीं होती, ये कुछ ऐसी मैग्नेट्स बनाई जाती हैं जो करंट पास करने पे मैग्नेट बनती है। जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो सारी डीमैग्नेटाइज हो जाती है। अभी ये टॉपिक आएगा हमारा, समझना इसको। तो यहाँ पर मोटर के अंदर दो मैग्नेट्स लगी होती हैं जिनमें से नॉर्थ से साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होता है और एक कॉइल होती है। हम कभी भी अगर मोटर को ओपन करके देखेंगे ना तो उसके अंदर कॉइलिंग होती है, ठीक है। तो वो यही वाली कॉइल होती है। यहाँ पर हमने सिंगल टर्न दिखाया, एक टर्न दिखाया है कॉइल का। तो जितनी ज्यादा टर्न्स देंगे हम कॉइल को, जितने ज्यादा कॉइल्स करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटर बनेगी, उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स एक्स्ट्रा लगेगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हमने जो डायग्राम बनाना होता है, डायग्राम में सिंगल कॉइल दिखाई जाती है। तो ये सिंगल कॉइल हमने बनाया। ये सिंगल कॉइल का क्या है? सिंगल कॉइल के अंदर हमने यहाँ पर सिंगल कॉइल बनाई। सिंगल कॉइल के अंदर हमने करंट को फ्लो करवाया। जैसे ही करंट फ्लो हुआ कॉइल के अंदर, ये कॉइल घूमने लग गई। अब समझ आ गया होगा सबको कैसे घूम रही है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया, डायरेक्शन निकाल ली। अब इसी चीज को बेटा हमने वहां पर दो स्टेप्स में लिखा हुआ है, वर्किंग 1 वर्किंग 2 बनाकर अपने नोट्स में लिखा हुआ है। तो वहां से देख लेना, ये डायग्राम बना देना, एज इट इज डायग्राम बना देना। अगर किसी को मोटर समझ नहीं आई, वर्किंग समझ नहीं आई तो बता सकते हो। है किसी को कोई डाउट यहाँ पे? सर ये इसमें जो रिंग्स होती है वो उसको हम इंटरचेंज करते हैं, तो फिर ये मोटर में कैसे अपना आप रिंग इंटरचेंज? बिल्कुल रिंग होती है। अगर तुम किसी छोटी सी मोटर को देखोगे, बड़े से बड़ी मोटर को देख लो या छोटी सी। अब छोटी सी मोटर को हम क्यों देख सकते हैं? बिकॉज जैसे टॉयज वगैरह होते हैं ना बच्चों के, उनमें भी मोटर तो लगी होती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक टॉय होता है तो वो मोटर इंटरचेंज बिल्कुल की जाती है। क्यों की जाती है? ध्यान से देखना। अगर तुम रिंग को इंटरचेंज नहीं करोगे ना, देखिए बेटा, अभी ए बी के पास अपवर्ड करंट है और सी डी के पास डाउनवर्ड करंट है। अब ये करंट इंटरचेंज होगा। सी डी के पास डाउनवर्ड है, इस स्टेप में सी डी के पास अपवर्ड हो जाएगा। अगर मैं इस रिंग को इंटरचेंज ना करता तो सी डी के पास अपवर्ड करंट ना आता, सी डी के पास डाउनवर्ड था तो डाउनवर्ड ही रह जाता, ठीक है। तो करंट एक बार ए बी को अपवर्ड मिले, सी डी को डाउनवर्ड मिले, फिर सी डी को अपवर्ड मिले, ए बी को डाउनवर्ड मिले, ये कारण होता है यहाँ पे रिंग्स देखने का। और ये एक्चुअल में रिंग्स होती हैं। तुम देखोगे कभी किसी मोटर को या स्कूल आओगे तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें। तो ये छोटी छोटी रिंग्स लगी होती हैं कॉइल के साथ। कॉइल को बोलते हैं बेटा आर्मेचर। ये जो कॉइल है दैट इज कॉल्ड द आर्मेचर, इसको आर्मेचर बोला जाता है। इनको स्प्लिट रिंग्स बोला जाता है जब कनेक्ट की जाती है आर्मेचर के एंड्स के साथ। लेकिन जो ब्रशेस होते हैं, ब्रशेस को हम टच करते हैं लेकिन फिक्स नहीं करते, ये स्टेशनरी होते हैं, ये रोटेट नहीं होते रिंग्स के साथ और कॉइल के साथ। ये एक्सटर्नल सर्किट होता है हमारा जो करंट पास करता है कॉइल के अंदर। क्लियर है बेटा? डीसी मोटर, यस। इसे डीसी मोटर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, डीसी करंट सप्लाई आ रही है, एसी की सप्लाई नहीं आ रही। चलिए आज के लिए बस यही टॉपिक करेंगे, ठीक है बेटा। टेक केयर एंड हैव अ नाइस